नमस्कार दोस्तों, मैं शनि पांडे और आर री एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में आज हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। हम यहाँ पे कुछ ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो हम लोग मोस्टली एग्ज़ाम में गलतियाँ जहाँ करते हैं, हमें एग्ज़ाम के दौरान क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हम बहुत कुछ पढ़ने क्रम में क्या होता है कि सब कुछ पढ़ने लग जाते हैं। तो आज हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे मुख्य रूप से कि हमें क्या नहीं पढ़ना चाहिए। हम इस बिंदु पे चर्चा नहीं करेंगे कि हमारी सोर्स क्या होना चाहिए, क्या कैसे। बस एक वो उसकी वीडियो में मैंने पहले ही बना दी है, उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वो सभी को पता है। मैंने पहली वीडियो में बता दिया है क्या क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, लेकिन एक रफली देख लेंगे कि हमें स्पेशली क्या सोर्स फॉलो करना चाहिए। तो हमारा पहला होगा क्या ना पढ़ें। दूसरा पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे कि हमारे पास सर्वोत्तम स्रोत क्या होना चाहिए। थर्ड पॉइंट हम चर्चा करेंगे कि प्रीलिम्स मेंस क्या क्या हम एक साथ लेकर चलें। फोर्थ पॉइंट हमारी चर्चा का मुद्दा रहेगा कि क्या हमें घटनाचक्र पुनरावलोकन पढ़ना कितना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। फिर हमारी चर्चा इस बात पर होगी कि करंट अफेयर्स के लिए हमारा सोर्स क्या होना चाहिए। और लास्ट में हमारी चर्चा होगी कि हिंदी के लिए कोई बुक पढ़ें तो कौन सी बुक पढ़ें। कुल मिला के इन 5-6 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम चर्चा इस बिंदु पर करेंगे कि आर री एग्ज़ाम के लिए क्या ना पढ़ें। पहले हम इस बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या ना पढ़ें। तो हमारी शुरुआत यहीं से की जाएगी कि हम क्या ना पढ़ें। देखिए ये बहुत ही थोड़ा अजीब भी लग रहा होगा कि ऐसा क्या है कि इसमें हमें नहीं पढ़ना है। हमको पता है, अगर मैं आर का पूरे कंप्लीट सिलेबस को एक नज़र देखूं तो उसमें हमारे सिलेबस पे कुछ बिंदुओं पे हमारा ध्यान जाएगा, जिसमें से मेनली जो फोकस बिंदु होंगे वो आपके हिस्ट्री होंगे, ज्योग्राफी होंगे, पॉलिटी होंगे, साइंस होंगे और इकोनॉमिक्स वगैरह, यूपी स्पेशल और रीजनिंग के टॉपिक रहते हैं। तो इन सबको तो हमें पढ़ना ही रहता है, लेकिन हमें यहाँ पे ये देखना है अच्छा कि हमें क्या चीज़ें नहीं पढ़ना है री एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो हम कुछ बिंदु को बताएंगे, उस बिंदु को आप नोट करिएगा और कोशिश करिएगा कि वहाँ पर आप फालतू टाइम वेस्ट मत करिएगा। अगर आपको सफल होना है इस बार आर के एग्ज़ाम में और सचिवालय पहुँचना है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो आर एग्ज़ाम के लिए जो पहले बिंदु पे आपको ध्यान देना वो ये ध्यान देना है कि आपको जनगणना नहीं पढ़ना है। जनगणना नहीं पढ़ना है। जनगणना नहीं पढ़ने का सेंस क्या है यहाँ पे? इसका मतलब ये है कि हम देखते हैं कि एक परीक्षावाणी की बुक आती है जो कि बहुत ही अच्छी बुक होती है जनगणना के लिए। आपने देखा होगा परीक्षावाणी की बुक आती है, पतली सी होती है, 70-80 पेजेस की। उसको हम लोग मोस्टली पढ़ते हैं जनगणना के लिए। तो जनगणना में वहाँ पे टाइम वेस्ट करना हमारे ख्याल से कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि जो भी 3 से 4 क्वेश्चन जनगणना से आते हैं वो आपके मोस्टली कहाँ से हो जाते हैं, जो लूसेंट पतली वाली आती वहाँ से हो जाते हैं। लूसेंट आपने देखा होगा, ज्योग्राफी वाले पार्ट में जाएंगे तो उसमें जो 13 नंबर चैप्टर है उसमें दिया गया है भारत की जनगणना 2 पेजेस में, वहाँ से पढ़ लेंगे तो वहाँ पर हो जाएगा। आपको बहुत ही मोटी सी बुक 50-60 पेजेस की, मैं कभी कभी देखता हूँ कुछ ग्रुप्स वाले जनगणना के लिए एक बहुत ही 30-40 पेजेस की एक नोट्स भेज देते हैं, बोलते हैं भारत की जनगणना, उत्तर प्रदेश जनगणना इसमें समाहित है, इसको पढ़ लीजिए। वो सब वहाँ पे टाइम वेस्टिंग है और कुछ नहीं है। मैं आपसे हमेशा ये कहता हूँ कि हमेशा ही पढ़ता हूँ कि आपको टू द पॉइंट चीज़ें पढ़नी चाहिए अगर एग्ज़ाम निकालना है, वरना पढ़ते रहिए, दुनिया पढ़ ही रही है। इतने सारे लोग हैं, लगभग 11 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं, उसी में से एक फॉर्म आप भी डाल रखे हैं। तो आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है, अदरवाइज आप डेफिनेटली एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। तो पहली पॉइंट याद रखना है कि जनगणना के लिए हमें कोई बुक नहीं फॉलो करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ लूसेंट पतली वाली सोच जो है उसको फॉलो करना है। दूसरा पॉइंट पे, पहली पॉइंट तो आपकी ये हो गई। दूसरा पॉइंट आपके लिए है कि आपको कृषि पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। एग्रीकल्चर से आपने देखा होगा आर में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर बार रहते हैं, उसमें से क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ज्योग्राफी या आपने बायोलॉजी का पार्ट स्पेशली पढ़ा है तो वहाँ से आपका हो जाता है। उसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ना मेरे ख्याल से बहुत ही उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं भी कभी नहीं पढ़ता और जो कृषि के क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली हो ही जाते हैं। और जो डेप्थ आएंगे अगर आप कोई बुक पढ़ेंगे तो भी मेरी उम्मीद है कि आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि वो एक ऐसी प्रजाति उपप्रजाति फसलों का नाम पूछ लेता है कि वो किसी बुक पढ़ने के बाद भी आपके दिमाग में आप रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि उस चीज़ को एग्जाम हॉल तक हम लेकर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो अगर कृषि पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो मुझे ख्याल से बहुत ही गलत कदम होगा। आप डेफिनेटली कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट में नहीं रहेंगे। उसकी जगह पर अगर आप ज्योग्राफी या पॉलिटी या हिस्ट्री में अगर आप टाइम दें तो मेरे ख्याल से आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है कि आपको कृषि पर टाइम नहीं देना है। आपको जितना आप ज्योग्राफी में पढ़ लेंगे उतना पर्याप्त है। तीसरी पॉइंट पे बात करूं कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, तो तीसरा पॉइंट हमारे सामने आता है पर्यावरण।
पर्यावरण के लिए क्या नहीं पढ़ना है? पर्यावरण के लिए मुझसे बहुत से लोग बुक्स पूछते हैं कि सर कौन सी बुक्स में हम पढ़ें। तो देखिए, बुक को तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं, या फिर जो क्विक बुक आती है दृष्टि वाली, उसको भी पर्यावरण के लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन पर्यावरण के क्वेश्चंस आप देखिए, लास्ट 5 ईयर से 5 ईयर्स के पेपर आप देखिए पर्यावरण के, तो कभी भी उसने 5 से 6 क्वेश्चन से ऊपर पूछा नहीं है इन्वायरमेंट में। तो अगर इतने क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसके लिए आप एक बुक पढ़िए, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। आप सिर्फ और सिर्फ पुनरावलोकन अगर पढ़ेंगे पर्यावरण के लिए तो उतना पर्याप्त है। इसके लिए किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपको तीसरी पॉइंट याद रखना है कि पर्यावरण के लिए आपको कोई बुक नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ जो पुनरावलोकन में जितना दिया है उतना पढ़ लीजिए, तो आपका उतने से काम हो जाएगा। चौथी बात आपको याद रखनी है कि आपको इनिशिएंट और मिडाइवल के लिए भी अगर बुक आप ना पढ़ें तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि इसी बार ऐसा हुआ कि इनिशियल मिडाइवल से कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए गए, वरना हर बार इनिशियल मिडाइवल से मिलाकर 6 से 7 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जबकि 12 से 13 क्वेश्चन आपके जो पूछे जाते हैं वो आपके मॉडर्न इंडिया से रहते हैं। तो मॉडर्न इंडिया के लिए अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ें तो बेहतर बुक है, और इनिशियल मिडाइवल के लिए अगर आप बुक पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करें, मेरे ख्याल से तब भी पर्याप्त है। और अगर आपको बुक पढ़ना भी है इनिशियल मिडाइवल के लिए, तो वही मैंने बताया था आपको, किरण पब्लिकेशंस की बुक पढ़ सकते हैं, वो की अच्छी बुक है। बस एक बुक वही फॉलो कर लीजिए। बाकी अगर आप एस के पांडे वगैरह पढ़ रहे हैं, या फिर कोई ऐसी बुक जो कि बहुत ही ज़्यादा मोटी है, लेंदी है, तो मेरे ख्याल से वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होगा इनिशियल मिडाइवल के लिए स्पेशली, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप किरण पब्लिकेशंस पढ़ लीजिए, उतना पर्याप्त है। और मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, दैट्स इनफ। तो ये हो गया, आपको इनिशियल मिडाइवल पे बहुत ज़्यादा बुकिश नहीं बनना है। कोशिश करिए कि पुनरावलोकन से मोस्टली चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी, ज़्यादा चीज़ें छूटती नहीं है। और जो बहुत डेप्थ पूछ लेता है इनिशियल मिडाइवल में, वो आप कोई बुक भी पढ़ लेंगे तब भी वहाँ से आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको याद रखना है कि इनिशियल मिडाइवल के लिए बहुत बुक के पीछे नहीं जाना है, ठीक है। तो आपका पर्यावरण हो गया, जनगणना हो गया, कृषि हो गया, इनिशिएंट और मिडाइवल में आपकी बुक की मैंने बात कर ली। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है विविध। मैंने विविध की एक पीडीएफ सेंड की हुई है ग्रुप में, आप देखेंगे हिट पीसेस चैनल पर तो आपको मिल जाएगी, आप जाकर देखेंगे उसमें। तो वहाँ पे आप जो इतना मैंने दिया है विविध में, वो मैंने कई बुक से निकाल के दिया हुआ है, तो वो उतना पढ़ लीजिए, उतना पर्याप्त है। बाकी विविध के लिए कोई स्पेशली पार्ट नहीं होता, क्योंकि विविध में जो पूछता है संगठन कोई पूछ लेता है, या कोई आप स्पेशली दिवस वगैरह पूछ लिया, या फिर कोई रिपोर्ट जैसे बाघ रिपोर्ट हो गया, पर्यावरण पे जो रिपोर्ट आती है उसको पूछ लिया, या फिर स्पेशली कोई खनिज से संबंधित डाटा पूछ लिया, या फिर कोई योजना वगैरह पूछ लेता, कोई संस्थान वगैरह पूछ लेता, यही सब होते हैं। तो ये होते तो विविध के पार्ट हैं, लेकिन इसको हम स्पेशली जो हम लोग जीएस पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी साइंस वगैरह पढ़ते हैं, वहाँ पे ये इसमें से मोस्टली चीज़ें कवर कर लेते हैं, जैसे मोस्टली चीज़ें कवर हो जाती हैं। जैसे अगर मैं दिवस की बात करूँ तो दिवस वगैरह देखिए आप इन्वायरमेंट में ही कवर कर लेते हैं। अगर संस्था और रिपोर्ट की बात करूँ तो ये आपके इकोनॉमिक्स वगैरह में के पार्ट में कवर हो जाते हैं। अगर मैं कोई रिपोर्ट वगैरह की बात करूँ तो हमारे करंट में ही, जैसे कोई बाघ रिपोर्ट आई या कोई पर्यावरण रिपोर्ट आई, तो हमारे करंट पार्ट में ही कवर हो जाते हैं, तो उसके लिए कोई स्पेशली चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं होती। और जो योजना वगैरह पूछते हैं वो स्पेशली वही पूछते हैं जो साल भर के न्यूज के अंदर चर्चा में रहती है। तो मेरे ख्याल से उसके लिए बहुत ज़्यादा किसी स्पेशली बुक के पीछे जाना मेरे ख्याल से गलत ही होगा, तो वहाँ पे आप फालतू टाइम वेस्ट ना करें। फिर मैं नेक्स्ट बात करूँगा कि और कहाँ फोकस नहीं करना चाहिए। ऐसे एक पार्ट है खनिज। खनिज से हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है आरओ, उसकी आदत है कि वो 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है। तो खनिज के लिए कुछ गणना चक्र वाले क्या करते हैं, एक बुक निकालते हैं खनिज के नाम से, विश्व के और भारत के परिप्रेक्ष्य में खनिज। तो वो बुक लगभग 50 से 60 पेजेस की होती है, तो बहुत तो उसको लेकर आते हैं। मैं भी लेकर आया था, लेकिन एक्चुअली क्या है कि मैं लेकर आया तो मैं उसको 2-3 दिन में खत्म कर दिया। लेकिन अगर आप लेकर आएंगे और अगर आप उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको लगभग 15 से 20 दिन लग जाएंगे, और आप देखेंगे कि आप 15-20 दिन बाद देखेंगे जहां पर थे आप वहीं पर खड़े मिलेंगे, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा डाटा, इतना ज़्यादा फैक्ट दिया होता है कि वो बिल्कुल गेनिंग कर पाना एक नए स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा दुष्कर भरा कार्य है। इसके लिए क्या करना है आपको, जो विभिन्न चैनल संस्थान में, किसी स्पेशली चैनल का नाम नहीं लूंगा, कोई भी चैनल आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, स्पेशली आप कुछ चैनल वाले अच्छा करा देते हैं तो खनिज वगैरह वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। अदरवाइज मैं तो हर बार आपको, पिछली बार भी मैं आपको डाटा से, जो खनिज इंपॉर्टेंट डाटा थे उसकी मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया था, इस बार भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहाँ पर अगर कोई नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड कर रहा है तो उतना पढ़ लीजिए, उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जो जनगणना वगैरह पार्ट है, विविध वगैरह का पार्ट है, इसकी पीडीएफ तो मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे चुका हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे फोकस करना ही नहीं चाहिए। और यही दिक्कत होती है हमारी, हम छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं, कृषि हो गए, क्या कहते हैं, और कृषि हो गए, जनगणना हो गया, विविध हो गया, पर्यावरण का पार्ट हो गया, और इनिशिएंट, मिडाइवल, इसी सब छोटे छोटे पार्ट में उलझे रहते हैं। और इस क्रम में क्या होता है कि इतने ज़्यादा तथ्यात्मक होते हैं कि हम बड़े पार्ट को बिल्कुल दिमाग में गेन करना ही भूल जाते हैं।
तो कोशिश ये करना है हमें कि जो बड़े पार्ट हैं जहाँ से लगभग 100 क्वेश्चन से 110 क्वेश्चन के अराउंड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जो उन पे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि जो 35-40 क्वेश्चन आते हैं ना कि उन पे ज़्यादा फोकस करना है। फिर लास्ट टॉपिक पे हम बात करें इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कोई बुक की पढ़ने की जरूरत नहीं है, पुनरावलोकन में जितना दिया गया उसे कुछ स्पेसिफिक चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका वहाँ से काम हो जाता है। बाकी जो चीज़ें रह जाती हैं वो आप लूशन से कर लेंगे तो वहाँ से भी काम हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि आरओ में ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है, जो पार्ट मैंने बताया इनको आपको नहीं पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट नोट्स हमारे टेलीग्राम पे या किसी भी विभिन्न प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे वहाँ पे आपको करा दिए गए हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट पार्ट है आपको सर्वोत्तम स्रोत। सर्वोत्तम स्रोत मैं पहले ही इस पे एक वीडियो बना चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखा हुआ है मैं वीडियो को पिन कर दूंगा, उसमें आप जाकर देख लीजिएगा कि मैंने इस आरओ के लिए स्पेशली सोर्स क्या बताया हुआ है। ठीक है, तो उस वीडियो को मैं इस वीडियो के नीचे मैं उसका लिंक पिन कर दूंगा, या फिर आप अगर ऊपर ध्यान दें तो देखिए ऊपर वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके वहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि सर्वोत्तम स्रोत क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या प्री और मेंस को हमको एक साथ लेकर चलना चाहिए। बिल्कुल, अगर आपका मोटिव आरओ ही है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि प्रीलिम्स मेंस को एक साथ लेकर चलिए। प्रीलिम्स मेंस को एक साथ लेकर चलने का सेंस क्या है? अगर आप प्रीलिम्स तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करते हैं, अगर आप प्रीलिम्स तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से करते हैं तो इतना विश्वास मानिए कि आपका लगभग बता रहा हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स मेंस को आपको एक साथ लेकर चलना है। अगर आप प्रीलिम्स तैयारी बेहतर करते हैं तो वैसे भी आपका लगभग 180 नंबर की प्रिपरेशन हो ही जाती है प्रीलिम्स में, क्योंकि हिंदी और जीएस तो सेम ही रहते हैं, उसमें कुछ अलग से पढ़ना नहीं है। क्योंकि हिंदी और जीएस तो सेम ही रहते हैं, उसमें कुछ तो आपको अलग से पढ़ना नहीं है। लेकिन जो आपका कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, लेकिन कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे हिंदी के कुछ टॉपिक हैं, जैसे प्रश्नावली शब्दावली वगैरह हो गई। ठीक है, इसमें आप कोशिश करिए डेली 10-10 शब्द याद करने की, पर डे 10 शब्द याद करेंगे तो आप देखेंगे 2-2.5-3 महीने में आप देखेंगे कि लगभग आपके 1000-1200 शब्द आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गए हैं। क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आप 2-2.5-3 महीने में या तो आप अपनी लेखन शैली पे काम कर लीजिए, या फिर आप ये कर लीजिए कि रटने का काम कर लीजिए। तो रटने का तो टाइम इतना रहेगा नहीं प्रीलिम्स के बाद, तो कोशिश करिए इधर ही आप स्पेशली जो रटने वाले पार्ट हैं, जैसे कंप्यूटर का जो पार्ट आता है, कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे दिखाता हूँ आप देखिए, ये आपका मेंस का पार्ट है, जिसमें देखिए 120 मार्क्स का आपका आता है मेंस में। 120 मार्क्स का समान अध्ययन का क्वेश्चन आ गया, तो 120 नंबर आपका प्रीलिम्स में ये तैयार हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए 60 नंबर का आपका हिंदी प्रिपेयर हो जाता है। तो यहाँ 120 और 60 180 नंबर की प्रिपरेशन तो आपके प्रीलिम्स में ही हो जाती है। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा एसए का पार्ट है, कोशिश करिए कि जो मैं आपको इस समय देखिए अब हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस पे आपको एसए के कुछ ऐसे मैं इंपॉर्टेंट एडिटोरियल दे रहा हूँ, जिसको आपको मैं बोलता हूँ कि उसको पढ़ा करिए। वहाँ से कोई चीज़ इंपॉर्टेंट की टर्म मिले तो उसको नोट करिए, किसी डायरी वगैरह में नोट करिए, कोई कोटेशन वगैरह आपने कहीं देख रहा है तो उसको नोट करिए डायरी में। और अभी से आप निबंध की तैयारी 1-1.5-2 महीने में इतनी अच्छी कर लीजिए कि आपके जो फैक्चुअल नॉलेज है, जो आपके कोर्स वगैरह हैं, थॉट वगैरह हैं, थोड़ा इसको ऐसा बनाइए कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उसका एक सार निकाल सकें, उसको सोच सकें। कोई चीज़ पढ़िए तो उसको सोचिए कि इसको अगर मुझे शॉर्ट में लिखना हो, अगर मुझे ऐसा करना हो तो कैसे मैं लिख सकता हूँ। या कोई चीज़ अगर आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो आप अपना एक तर्क लगाइए कि क्या जो ये चीज़ें लिखी गई हैं क्या वो चीज़ सही है। जैसे मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि आपके ये एसे अच्छा कहाँ से हो सकता है। अगर आपको एसे अच्छा करना है तो AFEIAS.com आपको मैं लिख देता हूँ, इसको याद रखिएगा, AFEIAS.com। इस पे आप जाएंगे AFEIAS.com, इनके साइड पे सर पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको एक टॉपिक मिलेगा, उसमें करंट कंटेंट के नाम से इनका होता है। तो वहाँ पे आपको बेहतर एडिटोरियल मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको इंग्लिश के भी अच्छे मिल जाएंगे, हिंदी के भी अच्छे मिल जाएंगे। वहाँ से आप अपने निबंध को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसी समय कोशिश करिए कि निबंध में थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, मेंस के टॉपिक में आपको इनको ध्यान देना है। उसके बाद फिर आपको ये पार्ट जो आपके कंप्यूटर ज्ञान है और मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, जो आपकी प्रश्न शब्दावली 10-10 अंक की, यानी 10, 20, 10, 30 ये हो गए, और ये कंप्यूटर ज्ञान का मार्क, इन सारे को मिला के लगभग 50-60 नंबर का इधर
ये प्रिपेयर कर लीजिए। और जो शासकीय अर्धशासकीय प्रपत्र है, कार्यालय ज्ञाप है, परिपत्र है, विज्ञप्ति है, टिप्पणी प्रतिवेदन है, इन सबको आप प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये सब एक ऐसे नंबर है जो बिल्कुल ठोस नंबर देते हैं। अगर आपका सही नंबर है तो भाई मिलेगा, वो कोई काट नहीं सकता है। लेकिन अगर आप निबंध की बात करें या फिर अगर आप इनकी सब की बात करें, गद्यांश, शीर्षक वगैरह की, तो इसमें भाई आपको बहुत ज़रूरी नंबर मिलते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आपने बेहतर लिखा है कि नहीं लिखा है, एग्जाम में पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे चर्चा करेंगे तो यहाँ पे भाई आपने अगर लिखा हुआ है, अगर वो फैक्ट बिल्कुल सही है तो बिल्कुल आपको नंबर मिलेंगे, अगर गलत है तो बिल्कुल नंबर कट जाएंगे। तो यहाँ पे इन चीज़ों पे काम करिए। और प्रीलिम्स मेंस को डेली कोशिश करिए कि मेंस को लगभग 2 घंटे पर डे अभी पढ़िए, और प्रीलिम्स को और लगभग 4 से 5 घंटे आप प्रीलिम्स पे टाइम दीजिए। तो इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे तो आपका जो प्रीलिम्स में प्रिपरेशन अच्छा करेंगे तो 180 नंबर का ये हो गया, प्लस 70-80 नंबर का मेंस का भी प्रिपेयर करेंगे, तो लगभग आपका ये रहेगा कि भाई 400 में से लगभग 250-300 मार्क आपने प्रिपेयर कर रखा है। बाकी जो मार्क बच गए हैं उसको हम प्रीलिम्स के बाद कर लेंगे, तो वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से कोशिश करिए कि यहाँ सब चीज़ों पे काम करिए आप। अदरवाइज आप ये भूल जाइए कि प्रीलिम्स के बाद आप मेंस बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ें था कि भाई प्रीलिम्स मेंस को एक साथ पढ़ें कि ना पढ़ें, तो बिल्कुल एक साथ पढ़ें। अब नेक्स्ट टॉपिक बात करता हूँ भाई, पुनरावलोकन, घटनाचक्र पुनरावलोकन कितनी ज़रूरी है। देखिए, घटनाचक्र पुनरावलोकन आपको मैं एक ऐसे बताता हूँ कि कैसे आप समझ सकते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सपोज दैट आपको कोई पेड़ काटना हुआ, और आपको पेड़ काटना हुआ और आपने पेड़ काटना चालू कर दिया, ठीक है। आपने पेड़ काटते 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 आप बिल्कुल थक गए, और फिर बाद में पता चला कि आपने जितनी भी मेहनत की वो फिर आपने क्या किया, जब आपसे हुआ कि आप नहीं काट पाएगा पेड़, तो आपने किसी की मदद लेना चाहिए। तो वो शख्स जब मिला आपसे तो उसने बताया कि आप जहाँ पे आप प्रहार कर रहे थे, अगर आप यहाँ से प्रहार करते तो ये पेड़ जल्दी कट के गिर जाता, और जब आप उसके अकॉर्डिंग दिए गए बिंदु पे प्रहार करना स्टार्ट करते हैं तो आपको दिखता है कि यार ये पेड़ तो मैं सुबह से काट कर रहा था, दोपहर हो गई, अभी तक पेड़ कटा नहीं, और मैं 1 घंटे के अंदर इस पेड़ को कट के गिरा दिया। तो ये कहानी से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस शख्स की आपने मदद की, वो मदद ली, वो पुनरावलोकन था। यानी पुनरावलोकन को पढ़ने से हमें एक आइडिया ये मिल जाता है कि हमको एग्जाम में स्पेशली प्रहार कहाँ करना है। आप बुक पढ़ना चालू कर देते हैं या फिर कुछ भी पढ़ना से चालू कर देते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आपको किस वे में पढ़ना है। घटनाचक्र पुनरावलोकन ये बताती है कि आपको किस जगह पे ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पे कम फोकस करना है। दूसरी बात ये हो जाती है, घटनाचक्र पुनरावलोकन की इंपॉर्टेंस यहाँ हो जाती है कि जब कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि बिल्कुल कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया रहा होता है, तो घटनाचक्र पुनरावलोकन उसको इतनी बार रिवाइज कर देती है विभिन्न एग्जाम के माध्यम से कि वहाँ पे आपके क्वेश्चन से गलत होने के चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं। अगर आपने घटनाचक्र गो थ्रू किया हुआ है एक बार, तो उम्मीद ये रहती है कि अगर आप वो क्वेश्चन आपके नाक के नीचे से गुजरा हुआ है, नज़र के नीचे से गुजरा हुआ है, तो डेफिनेटली आपके सही होने के चांस वहाँ बढ़ जाएंगे और आपके एग्जाम में वहाँ पे गलतियाँ कम हो जाएंगी। तीसरी बात आपको घटनाचक्र पुनरावलोकन से ये सीखने को मिलती है कि आप जब कोई बुक पढ़ते हैं तो आप क्या होता है उस समय उतना ज़्यादा बुक पढ़ने के क्रम में क्या होता है, हमारा जो माइंड होता है वो उतना ज़्यादा फैक्चुअल नहीं हो पाता, वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट की तरह चलता रहता है। कि अगर हम बक्सर के युद्ध पढ़ रहे हैं तो हम भी भूल जाते हैं कि हमारा जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसकी डेट, स्पेसिफिक डेट पर ध्यान देना तो भूल जाते, हम कहानी में बिल्कुल संलिप्त हो जाते हैं। लेकिन जब हमारा पुनरावलोकन पढ़ते हैं तो पुनरावलोकन आप देखेंगे लगभग 80% फैक्ट ही दिया होता है, तो हमारा दिमाग बिल्कुल फैक्चुअल रहता है, तो उसमें हमें डाटा चीज़ें याद करने में आसानी हो जाती हैं। तो ये कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जहाँ घटनाचक्र पुनरावलोकन बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता घटनाचक्र पुनरावलोकन को कैसे पढ़ना चाहिए। इस पर हम एक वीडियो बहुत जल्द बनाएंगे कि घटनाचक्र पुनरावलोकन का आखिर पढ़ना कैसे चाहिए, तो इस पर भी बहुत जल्द हम आपके वीडियो अपलोड करेंगे और कल इस पर वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, करंट अफेयर्स के लिए हमारा सोर्स क्या होना चाहिए। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए मैंने हमेशा से बताया हुआ है कि करंट अफेयर्स के लिए सबसे अगर बेहतर कोई सोर्स है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि समसामयिक क्रांति का सबसे बेहतर सोर्स है। मैं क्यों कहता हूँ करंट के लिए बेहतर सोर्स है, क्योंकि मैं लास्ट 3 ईयर्स से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ लगातार, और मैं हमेशा प्रॉफिट में रहा हूँ। मैंने इससे पहले, मैं नाम नहीं लूँगा कि मैंने ऐसे बहुत सी मैगजीन्स को फॉलो किया है, बड़ी बड़ी मैगजीन को फॉलो किया है, लेकिन मैं फिर लास्ट में वही हुआ कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया, वही जितने क्वेश्चन सबके सही हो रहे थे नॉर्मली उतने ही क्वेश्चन मैं भी सही कर पाया। तो मुझे लगा कि यार मैं कहाँ कमी, क्योंकि मैं वास्तव में मैं खुद से बहुत मेहनत करता हूँ, और आप डेफिनेटली मेरे पोस्ट को देखते होंगे तो आपको लग ही जाता होगा
कि किस तरह मैं ये सारे फैक्ट को एक जगह सिंक्रोनाइज करता हूँ, उसी प्रकार मैं अपने नोट्स को भी करता हूँ। जब कोई चीज़ें मैं नोट्स निकालता हूँ तो वहाँ बहुत मेहनत करके निकालता हूँ कि भाई एक बार मेहनत कर लूँगा तो मेरे बेहतर नोट्स निकल जाएंगे, तो फिर हमको दिक्कत नहीं होगी। तो मैं नोट्स पे भी उसी तरीके काम करता हूँ। तो मुझे लगता था यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर मेरे करंट में नंबर उठ क्यों नहीं रहे हैं। तो जब मैं क्रॉनिकल को फॉलो किया, डेफिनेटली इतने अच्छा बेनिफिट मेरे को रिजल्ट मिला। मेरे को लगा यार कि ये मतलब पतली सी मैगजीन इतना कारगर हो सकती है, मुझे विश्वास नहीं होता था। फिर मैंने इस क्रॉनिकल को अपने समझो मैं फिर 2021 से लगातार इसको पढ़ रहा हूँ, और आज तक मुझे कभी भी करंट से शिकायत नहीं रही कि क्रॉनिकल ने मेरे को धोखा दिया है। बहुत सी मैगजीनें होती हैं भाई, एक साल ज़्यादा करंट बढ़ गया, एक साल कम, लेकिन ये होती है कि डेफिनेटली 25 डेज का करंट, 30 डेज का करंट जो इसमें रहता है बेहतर रहता है। मुझे इससे संतुष्टि रहती है, भले ही थोड़ी लेट आती है, बल्कि सबसे लेट मेरी मैगजीन यही आती है। क्रॉनिकल ही लगभग 7-8 दिन लेट हुआ, जैसे कि अभी की कल मेरे 8 अप्रैल को ये मार्केट में मिली, ठीक है। और सारी मैगजीनें मंथ पूरा नहीं होता कि 2-3 दिन के बाद आ जाती हैं, लेकिन ये लेट में आती है, कोई दिक्कत नहीं मुझे होती भाई, लेट में आती है लेकिन बेहतर देती है करंट। तो इसको क्रॉनिकल को फॉलो करता हूँ, क्रॉनिकल पर मंथली फॉलो करता रहता हूँ। लास्ट में जब क्या होता है, घटनासार आती है, तो उसको मैं अच्छे से लेकर पढ़ लेता हूँ। तो मेरे लगभग 99% क्वेश्चन सही हो जाते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों ही मैगजीनों के मैं शॉर्ट नोट्स निकाल लूँ। तो मैं पिछली बार भी निकाला था और इस बार भी निकालूंगा, तो मैं हमेशा निकालता हूँ। तो मैं क्यों निकाल लेता हूँ, क्योंकि जब मैं क्रॉनिकल पढ़ ही रहता हूँ तो मुझे लगभग 70-75% करंट कवर ही रहता है। और बाकी मैं वैसे भी न्यूज़ देखता रहता हूँ, और ऑनलाइन भी चीज़ें मैं करंट देखता रहता हूँ, तो वहाँ से भी चीज़ें मैं सीखता रहता हूँ, और ऑनलाइन मॉक वगैरह भी लगाता हूँ। तो मुझे एक होता है कि भाई अगर मेरा ये टॉपिक छूट रहा है तो यहाँ से कवर हो जा रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि क्रॉनिकल आप पढ़ रहे हैं तो जब क्रॉनिकल आप पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, फरवरी मंथ का अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद आप ऑनलाइन मॉक वगैरह कहीं का भी लगाइए। मैं तो भाई लगाता रहता हूँ। तो फिर मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चन छोड़ के मेरे सारे क्वेश्चन मुझसे हो जा रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं रहता हूँ कि हाँ भाई चलो ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जो नहीं मिलते हैं उसको मैं नोट्स कर लेता हूँ। तो मेरे वो होता है कि मेरे कोई करंट नहीं छूट रहे हैं। तो एक होता है कि मेंटली रूप से होता है कि भाई मैं 2 जगह का टेस्ट लगा लिया हूँ, अब मेरे करंट सारे हो जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फरवरी का करंट कवर हो गया। तो इस प्रकार से मैं करंट में करता हूँ। तो करंट अफेयर्स के लिए सोर्स यही होना चाहिए। और एक चीज़ याद रखना कि हम लोग क्या करते हैं, 10 सोर्स के पीछे भागते हैं। बहुत लोग क्रॉनिकल ही पढ़ते हैं और भी बहुत से मैगजीन का नाम लेते हैं, सर इसको पढ़ लें, इसको पढ़ लें। देखिए डेफिनेटली समस्या ये हो जाती है कि इंग्लिश में शायद निकालती नहीं है मैगजीन, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों की थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट सोर्स यही है आपका। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम बात कर लेते हैं कि हिंदी के लिए कौन सी बुक पढ़ें। देखिए हिंदी के लिए मैं बता दूं, हिंदी के लिए आप प्रीलिम्स मेंस दोनों एक साथ तैयारी करें। हिंदी के लिए जैसे सरकारी असरकारी पत्र वगैरह के लिए आप इस बुक को ले लीजिए घटना चक्र की। और अगर वहाँ पे आप समान हिंदी आलेखन के लिए मेन के लिए है, बेहतर बुक्स है। इससे आपको ये बुक्स क्या है, एक प्रकार से प्रीवियस पेपर का ही संकलन होता है, लेकिन बेहतरीन इसका होता है, तो मुझे अच्छा लगता है। इसमें गलतियाँ बहुत नामात्र की होती हैं। अदरवाइज आप आदित्य का भी ले सकते हैं, आदित्य की भी अच्छी होती है, उसकी भी अच्छी होती है। दोनों में से जो आपको सही लगे उनकी आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं, लेकिन इसको आप ले लेंगे तो डेफिनेटली बेनिफिट, क्योंकि इसमें देखिए गद्यांश पत्र, सारणी, पत्राचार, परिभाषित शब्दावली, कंप्यूटर ज्ञान वगैरह सब कुछ दिया गया है, और आरओ के लिए मुख्य परीक्षा की संपूर्ण कवरेज किया गया है। तो मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है। और हिंदी के लिए आपको बुक्स एक ये भी लेनी पड़ेगी, दिखाता हूँ मैं, या तो इनकी वासुदेव नंदन की ले लीजिए सर की, या फिर आप ले लीजिए हरदेव भारी सर की। दोनों में से एक बुक जरूर रखिए अपने पास, क्योंकि आपका प्रीलिम्स में तभी अच्छा हो पाएगा, और यहाँ पे आपको मुहावरे लोकोक्तियाँ अच्छी मिल जाएंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट बुक आप एक ले लीजिए, ये पुनरावलोकन की ले लीजिए। और इसकी अगर आपको ना मिल पाए तो फिर आप आदित्य पब्लिकेशंस की बुक ले सकते हैं। इन 3-4 सोर्स को ही रखिए हिंदी के लिए। और कुछ बुक्स मार्केट में इस समय आ गई हैं, उनको मैं नहीं रिकमेंड करूँगा जो इस समय आई हैं, क्योंकि उनमें गलतियाँ भी कुछ हैं। और पहली संस्करण किसी भी मैगजीन का होता है तो उसमें गलतियों का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो पुरानी एडिशंस की बुक हैं, और ये हमेशा इन बुकों को जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि आयोग भी प्राथमिकता देता है, तो यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड बुक रखनी चाहिए। तो हिंदी के लिए आपको एक सोर्स इसमें से या तो ये फॉलो कर लीजिए, या फिर आपको इस बुक को ले लीजिए। और इसके साथ ही आदित्य पब्लिकेशंस अगर आपको लगे तो आदित्य पब्लिकेशन भी ले सकते हैं, और मेंस के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपका हिंदी का सोर्स हो गया। तो इस प्रकार से हमने बात की है कि हमें क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपको चीज़ें और होनी चाहिए, तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आरओ के लिए हमें क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या चीज़ें नहीं पढ़ना है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखिएगा कि मैं जो चीज़ें पॉइंट बताया उसको आप देखिएगा, सोचिएगा और विचार करिएगा कि क्या हम ये गलतियाँ तो नहीं कर रहे हैं कहीं। अगर आप ये गलतियाँ नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन अगर आप ये गलतियाँ कर रहे हैं तो अभी भी समय है, सुधर जाइए। अदरवाइज़ फिर यही है ना कि प्रीलिम्स के बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा सुधरने के लिए। तो जो चीज़ें मैंने बताया उसको फॉलो करिए। फिर हम कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।